हम लोग लेक्चर 3 देख रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का। इसमें हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी, अभी कॉन्टिन्यूटी चल रहा है बेटा, कॉन्टिन्यूटी की बेसिक बातें देखी थी, जैसे कब कंटिन्यूस बोलते हैं, इन एन इंटरवल, इन एन क्लोज इंटरवल, इन एन ओपन इंटरवल, और बेटा एक पॉइंट पर कब कंटिन्यूस बोला जाता है, ये मैंने लेक्चर 1 में समझाया था। उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पिछली क्लास में समझाया था। फिर पिछली क्लास में मैंने कुछ थ्योरम भी लिखाई थी, या आप स्पेशल पॉइंट उनको बोल सकते हैं, कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उनका सम, प्रोडक्ट, डिवाइड, ये सब जो है क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। एक कॉन्टिन्यूस एक डिसकंटिन्यूस है तो उनका सम या डिफरेंस तो डिसकंटिन्यूस होगा। प्रोडक्ट और डिवाइड के बारे में कुछ बता नहीं सकते बेटा, प्रोडक्ट और डिवाइड के बारे में कुछ बता नहीं सकते, इसका मतलब ये मत सोचना कि कभी बता ही नहीं सकते, उन्हें हम मैनुअली फॉर्मूला लगाएंगे, LHL, RHL और FA का, तीनों इक्वल हुए तो होगा भैया कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम नहीं कह सकते, इसका मतलब ये है कि उन केसेस में जो है हमें चेक करके बताना पड़ेगा, हम पहले से कुछ नहीं कह सकते, डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो उनमें चेक कर लिया करेंगे उन केसेस में। या अगर दोनों ही डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है और तब उनका सम लिख दे, उनका प्रोडक्ट लिख दे, उनका डिवाइड करके लिख दे, बोले कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो बेटा हम चेक करेंगे तब बताएंगे LHL, RHL और FA, ठीक है बेटा। अब हमारे पास यहाँ पर एक बेटा कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड एक थ्योरम आता है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में बेटा हमें क्या करना होता है, जरा आप ध्यान से समझिए थोड़ा सा, कि इसमें जो है अगर मान लीजिए एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये कुछ इस तरह से होता है कि इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल A, B, ठीक है बेटा। और यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं वेयर FA नॉट इक्वल टू FB, मतलब दोनों कॉर्नर इक्वल नहीं होने चाहिए। देन fx इक्वल टू k मस्ट हैव एट लीस्ट वन रूट इन इंटरवल A, B, x बिलोंग्स टू A, B, ठीक है भैया। अच्छा, यहां ये क्या कहना चाह रहा है जरा वो समझिए। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है बेटा f(x), वो A से B में कॉन्टिन्यूअस है, तो मैं यहां एक पॉसिबल ग्राफ बना रहा हूं। जैसे ये एक ग्राफ हो गया बेटा इस तरह से, ये है मान लीजिए मेरे पास x। अच्छा, यहां मुझे लिखना होगा बेटा वेयर k की वैल्यू कहां से कहां ली गई है, FA से FB के बीच में, ठीक है बेटा। अच्छा, हम अगर डायग्राम से समझे, मान लीजिए ये है बेटा पॉइंट x इक्वल टू A, ये बेटा मेरे पास पॉइंट है x इक्वल टू B, ये मेरे पास फंक्शन का ग्राफ है। जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास बेटा y एक्सिस, ये है मान लीजिए बेटा मेरे पास x एक्सिस। तो यहां जो है ये जो वैल्यू है ये क्या हो गई, f, y की वैल्यू यहां पर a के सामने f है, और बेटा ये इसके सामने b के सामने फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई बेटा fb। तो एक बात बताइए, ये जो मेरा फंक्शन है fx, ये जो मेरा फंक्शन है fx, वो बेटा बीच में अगर यहां से यहां तक ये कॉन्टिन्यूअस है तो FA से FB तक की बीच की सभी वैल्यूज को क्रॉस करते हुए जाएगा यहां से वहां तक। तो अगर कोई भी मैं एक ऐसा ग्राफ बना दूंगा y इक्वल टू k रैंडमली, k की वैल्यू कहां से कहां है बेटा FA से FB के बीच में, तो यहां से यहां के बीच में ही बनेगा y इक्वल टू k, यहां लिखा था मैंने k की वैल्यू मैं ले रहा हूं सिर्फ FA से FB के बीच में, तो y इक्वल टू k भैया कहां बनेगा, FA से ऊपर और FB के नीचे। तो बीच में ये y इक्वल टू k इसको कहीं ना कहीं कट मारेगा ना बेटा, तो ये y इक्वल टू k इसको कट मारेगा, और y इक्वल टू k और बेटा y इक्वल टू fx, इनके इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है उसी को तो बोलते हैं बेटा हम, उसी को तो बोलते हैं भैया हम लोग कि ये जो है क्या है हमारे पास, इसके रूट है,
एफ एक्स इक्वल टू के का अगर हमें रूट चाहिए होता है तो हम वाई इक्वल टू एफ एक्स और वाई इक्वल टू के का इंटरसेक्शन पॉइंट दे देते हैं। तो बेटा हमें पता लग गया कि अगर ये फंक्शन एफ ए से एफ बी तक कंटिन्यूसली जा रहा है तो बेटा बीच में वाई इक्वल टू के अगर मैंने कहीं बना दिया तो एफ ए से एफ बी के बीच में, तो उसे कट मारेगा। इसका मतलब वाई इक्वल टू के और वाई इक्वल टू एफ एक्स का इंटरसेक्शन जरूर हो जाएगा बीच में कहीं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ए से एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी के बीच में ही इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ए से बी के बीच में ही इसका रूट मिल जाएगा। तो इसलिए हमने बोला कि एफ एक्स इक्वल, अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ए से बी के बीच में तो एफ एक्स इक्वल टू के का रूट उसके बीच में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ए से बी के बीच में ही, जबकि के की वैल्यू में क्या लेनी है, एफ ए से एफ बी के बीच में। सही है। कंडीशन क्या है कि एफ ए एफ बी इक्वल नहीं होने चाहिए और बेटा के की वैल्यू एफ ए से एफ बी के बीच में होनी चाहिए। समझ गए बेटा बात को? ठीक है, और आगे देखते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कि इफ एफ इज continuous in interval a comma b where f a not equal to f b, उसके बाद इसने लिखा then there exist at least one c बिलोंग्स टू ए कोमा बी, मतलब ए से बी के बीच में कोई सी ऐसा जरूर है वेयर एफ सी इक्वल टू के होगा इफ के बिलोंग्स टू एफ ए कोमा एफ बी। बात एक ही है, इसने बोला कि बीच में कहीं ना कहीं इसका रूट जरूर होगा, इसने बोला कि कहीं ना कहीं ए से बी के बीच में एक सी ऐसा जरूर होगा जहां एफ सी इक्वल टू के हो जाए। तो बात एक ही है बेटा, वो सी रूट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है समझा सकते हैं, है ना, हम समझ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना ये तभी बेटा, ये थ्योरम तभी वैलिड है जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। ये थ्योरम बेटा तभी वैलिड है, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल, दिस थ्योरम इज वैलिड ओनली इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन ए कोमा बी। ए कोमा बी में अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो बेटा हम तो ही बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। सही बात है। अच्छा, अब यहां पर एक कंफ्यूजन आता है बेटा आप लोगों को कि ये जो है ना, ये यहां एटलीस्ट लिखा है मैंने, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन। तो आप लोग ये बोलते हैं कि सर ये एटलीस्ट वन ही हमने क्यों लिखा, है ना, एटलीस्ट वन ही हम लोगों ने जो है क्यों लिखा? क्योंकि यहां तो जो है सीधे बोल सकते हैं कि दिस मस्ट हैव वन रूट इन दिस, इसके बीच में एक ही जगह तो कट मारेगा। सही बात है। तो भैया बात ऐसी है कि कम से कम एक जगह कट मारेगा। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, हो सकता है ग्राफ ऐसे गया हो, जैसे कि यहां से ऐसे निकला ग्राफ, ऐसे घूमा और ऐसे चला गया। तो बेटा देखो अभी भी ए से बी के बीच में कॉन्टिन्यूअस है, एफ ए से एफ बी के बीच में जो हमने वाई इक्वल टू के मारा है तो कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 3। इस केस में वाई इक्वल टू के ने कितना कट कर दिया बेटा, 3 जगह। चूंकि बीच में मुड़ भी तो सकता है ग्राफ, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ मुड़ते भी तो है, तो इस केस में कितने रूट हो गए बेटा, 3 रूट हो गए। तो समझ गए बेटा मैंने जो है क्यों बोला कि एटलीस्ट 1 रूट जरूर होगा, क्योंकि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। वो तो जिस हिसाब से मुड़ता गया होगा ग्राफ उसी हिसाब से जो है रूट्स बढ़ते गए होंगे, लेकिन कम से कम एक होना जरूरी है, कंपलसरी है। ए से बी के बीच में होगा ही होगा बीच में एक एक्स ऐसा जिसके लिए एफ एक्स इक्वल टू के हो जाए। ठीक है, और जबकि के को कहाँ से कहाँ लेना है, एफ ए से एफ बी के बीच में ही लेना है, कोई दिक्कत। और ये थ्योरम तभी एप्लीकेबल है बेटा जब हमारे पास जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा इस पर। देखिए मान लीजिए मैंने जो है बेटा कुछ ऐसा किया, मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा। देखिए जैसे इसने बोला बेटा मुझे कि सपोज दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल 0 से 1। ठीक है भैया, एंड F0 इक्वल टू 0 और भैया F1 इक्वल टू भी 0।
तो इसने फिर बोला मुझसे कि प्रूव दैट एफ सी इक्वल टू 1 माइनस 2c स्क्वायर फॉर सम c बिलोंग्स टू 0 से 1। तो बेटा मेरे पास क्या मेरे माइंड में आया, जैसे जब इसने बोला कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन दिस इंटरवल, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन दिस इंटरवल, तो भैया मेरे माइंड में आया कि मैंने एक ही तो थ्योरम पढ़ी है कॉन्टिन्यूअस होने के बाद। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो बेटा हमने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ी है, आगे चलेंगे एक और पढ़ लेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं, 2 थ्योरम है कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड। तो बेटा मैंने देखा कि ए से बी में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, चलो इंटरमीडिएट थ्योरम में भी यही हम लोगों ने लिखा था, तो मुझे इसका ध्यान आ गया। उसके बाद मैंने देखा बेटा कि f0 इक्वल टू 0, अच्छा ठीक है, f1 भी दिया है, ठीक है, दोनों कॉर्नर पर वैल्यू भी दी है। अब इसने बोला कि यार 0 से 1 के बीच में एक सी ऐसा जरूर होना चाहिए जहां एफ सी इक्वल टू इतना हो जाए। बेटा नहीं, मुझे ध्यान आया कि यार मैंने एक बात देखी थी, मैंने देखा था बेटा कि हमारे पास जो है बेटा कि हमारे पास यहाँ पर यार एफ एक्स इक्वल टू, एक तो हमने 0 वाली बात सीखी थी, हमने बोला था कि एफ एक्स इक्वल टू के जरूर होता है, एफ एक्स इक्वल टू जो है भैया के जरूर होता है हमारे पास बीच में कहीं ना कहीं। अच्छा एक बात बताइए, तो पहले हम लोगों ने बेटा क्या सीखा यहाँ पर जरा देखिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास अगर एक फंक्शन हो, मेरी अच्छा एक बात और बेटा, एक आदत और डालिए, मैं यहाँ स्टार मार्क करके उसी का एक सेकंड फॉर्म लिखा रहा हूँ, एक्सटेंडेड फॉर्म लिखा रहा हूँ उसी थ्योरम का, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का। अगर कभी आपके पास ऐसे आ जाए कि इफ एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0 एंड एफ इज कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल ए कोमा बी, ठीक है भैया, ये कॉन्टिन्यूअस है इन इंटरवल ए कोमा बी, देन एफ एक्स इक्वल टू 0 मस्ट हैव ए रूट, एटलीस्ट 1 रूट मुझे बोलना चाहिए यहां भी, हैव एटलीस्ट 1 रूट इन ए कोमा बी इंटरवल। तो बेटा इसने क्या बोला कि अगर एफ ए और एफ बी का प्रोडक्ट लेस देन 0 आ जाए, मतलब एफ ए और एफ बी में एक नेगेटिव आ जाए एक पॉजिटिव आ जाए, तो उसके बाद जो है और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था तो एफ एक्स इक्वल टू 0 का एक रूट बीच में जरूर मिलता है। बेटा एक बात बताइए, एफ ए इंटू एफ बी को नेगेटिव करने का मतलब क्या है कि ए और बी में से एक तो भैया पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और एक भैया क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो अगर एक नेगेटिव वैल्यू दे रहा है ए और बी में से, एक पॉजिटिव, मान लीजिए ये है ए के सामने पॉजिटिव है, मान लीजिए बी के सामने नेगेटिव है, तो हमें पता है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए बीच में एक्स एक्सिस को एक जगह कट करना जरूर पड़ेगा, मतलब एक रूट हमारे पास जरूर आ जाएगा बीच में। तो समझ गए बेटा, ये भी तो उसी से रिलेटेड ही हुआ ना कि एक तरफ वैल्यू नेगेटिव है, एक पॉइंट पर वैल्यू पॉजिटिव है, तो बीच की वैल्यू अगर के है तो यहाँ के को 0 मान लिया गया, क्योंकि एक्स एक्सिस पर क्या होता है, 0 होता है ना बेटा, एक्स एक्सिस का मतलब है वाई इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू के बीच में कहीं ना कहीं कट जरूर मारेगा, मतलब वाई इक्वल टू 0 कहीं ना कहीं बीच में कट जरूर मारेगा, बीच मतलब, और कट मारने को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, रूट बोलते हैं। तो अब से आगे से ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू से रिलेटेड ही थी ये भी, कि अगर एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0 है तो भैया नेगेटिव से पॉजिटिव में गए होंगे हम लोग, या पॉजिटिव से नेगेटिव में गए होंगे, एक नेगेटिव रहा होगा एक पॉजिटिव रहा होगा, और बेटा इस तरह से जो है जब इसमें निकल के गए होंगे तो बीच में एक्स एक्सिस को कम से कम एक जगह जरूर कट मारा होगा, और बेटा जब कम से कम एक जगह कट जरूर मारा होगा तो मतलब एक रूट कम से कम जरूर बना होगा, ठीक है। तो यार हमें ये वाली आदत बहुत अच्छे से डालनी चाहिए, जो कि ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है ना। अच्छा हमने कहीं बेटा ये वाली चीज़ नहीं सीखी, हमने कहीं ये वाली चीज़ नहीं सीखी कि यार हमारे पास जो है मतलब कि यार एफ एक्स इक्वल टू दिस जरूर होगा 1 माइनस 2c स्क्वायर, थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, क्यों ना हम एक काम करें बेटा, सबको लेफ्ट में लेकर के आए, मतलब हमें ये समझ लें कि हमें ये प्रूव करना है, हम लोग क्यों ना ये समझ लें कि हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव, सही है। और बेटा तो एफ एक्स इक्वल टू 0 मस्ट हैव ए रूट, तो एफ एक्स क्यों ना हम एक काम करें, इसको पूरे को एक फंक्शन मान लें, लेट ए फंक्शन जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर, मतलब ये मैं इसको देखते हुए इसको पूरा एक फंक्शन ही ले लिया, ठीक है। अच्छा अब मैंने देखा कि मेरी बात किस में चल रही है, 0 से 1 इंटरवल में, तो एक बात बताइए बेटा, g0 कितना हो गया, यहाँ पुट किया तो
एफ ऑफ 0 -1 प्लस 0, तो ये हो गया -1। बेटा जी ऑफ 1 कितना हो गया यहाँ 1 पुट करके, ये हो गया कितना एफ ऑफ 1 -1 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया बेटा f1 इज 0 है ना, f1 की वैल्यू यहाँ 0 दी हुई है यहाँ पे, इसको जब मैंने 0 रखा 0 -1 दिस, तो ये हो गया 1। तो यहाँ पर बेटा मुझे क्या दिखा, अरे दिख गया भैया, देखो ये कोई फंक्शन है gx जो कि कॉन्टिन्यूअस है इन इंटरवल 0 से 1 में। आपको पता है कि fx भी कॉन्टिन्यूअस है, पहले से दिया है, और भैया fx अगर कॉन्टिन्यूअस है और ये भी कॉन्टिन्यूअस है, -1 + 2x² पॉलिनोमियल है, तो कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, ओवरऑल कॉन्टिन्यूअस ही होगा। तो मतलब gx एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, जबकि g0 नेगेटिव है, g और ये g1 क्या है, पॉजिटिव है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि g0 इंटू g1 क्या हो गया भैया, <0 है। तो अगर ये <0 है तो भैया इसका मतलब मैं क्या लिख पाऊंगा इसके बारे में, अगर ये मेरे पास जो है बेटा <0 है, तो मैं बोल पाऊंगा कि बीच में कहीं ना कहीं एक रूट जरूर होगा। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि बाय इंटरमीडिएट थ्योरम मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि भैया gx = 0 मस्ट हैव ए रूट इन इंटरवल 0 से 1, क्योंकि g0 इंटू g1 <0 है, मतलब 0 से 1 के बीच में gx = 0 का एक रूट है, इस वाले के हिसाब से, ठीक है बेटा। तो मैं बोल सकता हूँ कि 0 से 1 में gx कहीं ना कहीं 0 जरूर हो रहा है। या फिर आप इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि भैया gc = जो है कितना है हमारे पास 0 है फॉर एटलीस्ट 1, फॉर सम बोलो एटलीस्ट 1 बोलो, c बिलोंग्स टू 0 से 1। तो ये वाला आप स्टेटमेंट समझ गए बेटा। अब इस स्टेटमेंट को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख के दे रहा हूँ, मतलब ये आपने प्रूव कर दिया कि gc = 0 जरूर है फॉर सम c इन इंटरवल 0 से 1। तो gc = 0 को जब आप लिख के देखोगे है क्या, ये है ना g तो gc = 0 जरा लिख के देखना, gc = क्या आएगा fc -1 + 2c²। तो जब मैं इसी वाले स्टेटमेंट को बेटा फिर से नेक्स्ट पेज पे लिख के देखता हूँ, तो देखो मतलब ये क्या लिखा हुआ है कि gc = 0, मतलब gc का मतलब तो क्या हो गया कि fc -1 + 2² = 0, gc की वैल्यू यही थी ना। तो दिस फॉर सम इंटरवल या फॉर सम c बिलोंग्स टू 0 से 1। तो बेटा इसका मतलब, तो इतने को ध्यान से देखो, तो fc को एक तरफ रख लो और बाकी को उधर, तो 1 - 2c² फॉर सम c बिलोंग्स टू 0 से 1। कोई दिक्कत है भैया इसमें? ये हमारा जो है क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। तो समझ गए बेटा, क्योंकि ये आसान चीज़ें होती हैं कि fx1 इंटू fx2 नेगेटिव है, तो बीच में fx = 0 का एक रूट जरूर होगा। तो ये, तो इसलिए मैंने समथिंग = 0 प्रूव करना आसान होता है, ये स्टेटमेंट आसानी से याद रह जाता है। इसलिए मैं सबको एक तरफ ला के ना बेटा, जैसे प्रीवियस पेज पे लेके चलता हूँ आपको, मैंने क्या किया, सबको एक तरफ ला के यहाँ पे, और बेटा मैंने जो है वो मान लिया था, इसलिए सबको एक तरफ लाकर जो है बेटा मैंने एक फंक्शन मान लिया था, इसलिए ताकि मेरे पास जो है fx = 0 प्रूव करना, क्योंकि आसान था, उसमें सिर्फ fx1 इंटू fx2 <0 करना होता है। ठीक है भैया, नेक्स्ट पे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए जैसे मान लीजिए मुझे बोला हुआ है कि लेट f R2R, ये डिफाइंड है R2R, बी ए फंक्शन डिफाइंड एज fx = 2x + 3 cos x। उसके बाद देखिए देन fc = 10 फॉर सम c बिलोंग्स टू R। देन यहां लिख दीजिए प्रूव दैट। प्रूव क्या करना है भैया, ये प्रूव करना है। बेटा एक बात बताइए मुझे, इसने बोला कि R2R में बी ए फंक्शन, सही है बेटा। एक बात बताएं मुझे, जैसे मान लीजिए fc = 10 कहीं ना कहीं चाहिए बेटा, आप कुछ भी, आप c बिलोंग्स टू R में, अब R का मतलब क्या हो गया भैया, R का मतलब क्या हो गया आपके पास, R का मतलब हो गया -∞ से ∞। अगर मैं बात करूं f ऑफ -∞,
तो लगभग क्या आएगा, 2 इंटू माइनस इन्फिनिटी इज माइनस इन्फिनिटी, और बेटा 3 इंटू कोस माइनस इन्फिनिटी, वो एक -1 से 1 के बीच में वैल्यू देगा ना कोस, तो बेटा चाहे कुछ भी अंदर रख दो, और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो -3 से 3 के बीच में ही देगा। तो भैया 2 इंटू माइनस इन्फिनिटी इज माइनस इन्फिनिटी में 3 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फाइनली क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। इसी में बेटा एफ ऑफ इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, दोनों कॉर्नर रखने पड़ते थे ना बेटा, जहाँ से जहाँ की बात करता था वो, जहाँ से जहाँ की बात करता था दोनों कॉर्नर रखने पड़ते थे ना, इसलिए मैंने दोनों कॉर्नर को पुट किया। ये 2 इंटू इन्फिनिटी प्लस समथिंग, तो ये क्या हो जाएगा भैया, इन्फिनिटी। तो ये मेरे पास क्या हो गया है, एफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मेरे पास जो है आ गया। अब और देखिए, तो मुझे समझ में आ गया भैया कि एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है, इसका मतलब बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, कि देयर बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ये मैं पहले वाले स्टेटमेंट से ही चल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 10 को इधर लाकर और एक नया फंक्शन मानते gx तो भी चल जाता, बात एक ही थी। तो बाय इंटरमीडिएट थ्योरम एफ एक्स इक्वल टू 10 मस्ट हैव एट लीस्ट 1 रूट इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब आर के अंदर कहीं ना कहीं एक रूट इसका जरूर है। मीन्स हाँ, क्यों बिकॉज 10 जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में है, मतलब है एफ ए से एफ बी के बीच में है, वो के एफ ए से एफ बी के बीच में होना चाहिए था ना बेटा। तो मीन्स फॉर सम सी बिलोंग्स टू आर, मतलब इस इंटरवल में किसी सी के लिए एफ सी इक्वल टू 10 जरूर होगा। फॉर सम दिस देयर एग्जिस्ट एफ सी इक्वल टू 10, कोई दिक्कत है, ये प्रूव हो गया बेटा। आगे चलो देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा हम लोग चलते हैं। अगर मेरे पास बेटा जैसे यहां लिखा हुआ है, ये इसने बोला मुझे, ये स्टार मार्क कर लेना बेटा इस क्वेश्चन को, है ना, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर टेस्ट वगैरह में। जैसे मुझे बोला हुआ है लेट एफ एक्स इक्वल टू 5x की पावर 8 प्लस ए एक्स की पावर 5, ऐसा क्वेश्चन बेटा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये समझ लो कि कहीं ना कहीं आएगा ही। माइनस सी एक्स प्लस, नहीं माइनस है ये, -10, ये कुछ ऐसे दिया हुआ है भैया, माइनस है ये, माइनस, ठीक है। अच्छा फिर लिखा है इसने वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, और देखिए एंड F2 इक्वल टू 5 और F4 इक्वल टू -5, देन इक्वेशन fx इक्वल टू 0 कैन हैव या मुझे ऐसे बोलना चाहिए, एक मिनट रुकिए बेटा, देन यहां मैं लिखता हूं बेटा कि देन मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे इसके, क्वेश्चन ऐसे आता है हमेशा, देन मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स इक्वेशन fx इक्वल टू 0 कैन हैव इज, ठीक है बेटा। तो इसने बोला है कि मिनिमम कितने रूट जो है होने जरूरी है, कितने रूट कम से कम होंगे ही। तो भैया मैंने एक बात सीखी थी, आपको भी बताई थी, मैंने एक बात सीखी थी भैया कि अगर मैं यहां लिख रहा हूं, मैंने एक बात सीखी थी कि अगर कभी भी fx1 एंड fx2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 हो जाए, मींस fx1 एंड fx2 हैव डिफरेंट साइन, देन fx इक्वल टू 0 मस्ट हैव ए रूट इन x1 से x2,
इंटरवल। ध्यान आ रहा है, यही तो लिखा है मैंने भाई, मैंने लिखा था वहाँ पर एफ एक्स इंटरमीडिएट वाले थ्योरम में एफ एक्स वन इंटू एफ एक्स टू लेस देन जीरो। तो थ्योरेटिकल मतलब तो उसका यही था ना बेटा कि एफ एक्स वन और एफ एक्स टू का डिफरेंट साइन है, तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो मस्ट हैव ए रूट इन दिस इंटरवल। अच्छा अब देखिए आगे, तो भैया अब एक काम किया करें, जब ऐसा क्वेश्चन दिया करें ना कि मिनिमम कितने रूट होंगे, एक पोलिनोमियल वगैरह कुछ दे दे, तो भैया एक तो कुछ वैल्यू तो इसने पहले से दी है, ठीक है। अब और देख लिया करो कि इवन या ओड फंक्शन तो नहीं, क्योंकि जो वैल्यू दी होती है, जो वैल्यू बेटा दी होती है, तो ओड या इवन फंक्शन होने से क्या होता है, वो साथ में उसके नेगेटिव पे भी पता लग जाता है ना हमें। तो यहाँ बेटा ओड या इवन दिख नहीं रहा, कुछ पावर ओड है कुछ इवन है, ना तो ये कंप्लीट ओड हुआ ना ही ये कंप्लीटली इवन हुआ। तो बेटा F2 पता है तो F2 ही पता है, F-2 हमें नहीं पता लगेगा। ओड या इवन हो तो F-2 और F-4 का भी अंदाजा लग जाता है, सही बात है। अच्छा अब एक काम करो, डोमेन देखो इसका सबसे पहले बेटा। इसका अगर मैंने डोमेन देखा, डोमेन क्या है फंक्शन का, इसका डोमेन देखा करो। डोमेन कितना दिख रहा भैया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दिख रहा है, कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा और क्या देखना है वो देखो, एक F0 देखो, मतलब एक तो डोमेन का एंड पॉइंट्स पे देखो कि F माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, F इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, मतलब डोमेन के एंड पॉइंट्स पर वैल्यू देखो इनकी, और बेटा F0 पर वैल्यू देखा करो इस पॉलिनोमियल की, ठीक है। और अगर इनका कुछ निष्कर्ष निकल गया, जैसे F0 इक्वल टू -10, F माइनस इन्फिनिटीज बेटा इवन पावर है, इवन पावर वाले ग्राफ ऊपर से घूम के आते हैं और ऊपर कोई वापस ऐसे चले जाते हैं, तो इधर भी इन्फिनिटी होता है इधर भी इन्फिनिटी होता है वैल्यू। तो माइनस एक्स माइनस इन्फिनिटी रखोगे, अगर एक्स ऐसे होता है ना बेटा, एक्स माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो भी पाई की वैल्यू इन्फिनिटी, एक्स को प्लस इन्फिनिटी रखोगे तो भी वाई की वैल्यू इन्फिनिटी होती है इवन में, इवन पॉलिनोमियल फंक्शन में। तो मतलब इवन में नहीं, सॉरी डिग्री इवन में, जब इसकी डिग्री इवन हो तो एफ माइनस इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी है और एफ इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी है। तो बेटा डोमेन के एंड पॉइंट पे अपनी वैल्यू देख लिया करो कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, और बेटा F0 देख लिया करो इस पॉलिनोमियल में, ये तीन वैल्यू आ जाया करेंगी। अब साथ में जो दिए हो, जो वैल्यूज दी हो उनको देख लिया करो, ठीक है। इवन ओड फंक्शन हो तो इन वैल्यू पे नेगेटिव भी देख लिया करो, जैसे F2 था तो F-2 भी देख लेते, F4 था तो F-4 भी देख लेते, ठीक है। अब वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, 1 2 3 4 5। अब इनको ना मार्क कर दो कि ग्राफ कैसे कैसे निकल के जाना चाहिए, इनको मार्क कीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने बेटा ऐसे मार्क किया है, ये एक्स एक्सेस हो गया, अंदाजे से ऐसा कुछ खास नहीं है। देखिए माइनस इन्फिनिटी इस कोने पे होता है, तो एक्स माइनस इन्फिनिटी है तो वैल्यू या इन्फिनिटी, मतलब यहाँ ऊपर में, तो इस यहाँ से निकल के जाएगा ग्राफ। इसके आगे माइनस इन्फिनिटी के आगे कौन सा पॉइंट है इन सब में से, 0। तो बेटा अगर मैं 0 के सामने हूँ तो ग्राफ कहाँ से निकल के, F0 इज -10, मतलब 0 के सामने नीचे है ग्राफ, नेगेटिव है ग्राफ, ऐसे मार्क कर दिया करो बस, सही है भैया। और देखिए आगे बेटा, जैसे मुझे दिया हुआ है 0 के बाद क्या पॉइंट है 2, तो F2 इज 5, तो 2 के सामने बेटा ऊपर में है ग्राफ 2 5 पे पॉजिटिव में, है ना, ऊपर में पॉजिटिव वैल्यू होती है ना बेटा। अच्छा और देखिए F4 इज -5, 2 के बाद तो 4 आ रहा है ना, तो 4 इनपुट दे करके -5 मतलब नीचे है, -5 वैल्यू मतलब नेगेटिव वैल्यू है, तो नीचे कहीं पॉइंट है ये। और बेटा फिर इन्फिनिटी उसके बाद आ रहा है, इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी है, तो इस कोने पे इन्फिनिटी होता है एक्स, उसके सामने इन्फिनिटी बेटा ऊपर है ग्राफ। तो जो मैंने पॉइंट दिए हैं, मार्क किए हैं, यहाँ से ग्राफ निकल के जाएगा, सही बात है बेटा। अब यहाँ से ग्राफ निकल के जाएगा, तो एक बात बताइए बेटा, जब यहाँ ऊपर है ग्राफ और इसके जस्ट बाद अगले पॉइंट पे क्या है, 0 पर नीचे है ना, आगे के पॉइंट मत देखा करो, जस्ट नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ के बीच में एक पे ग्राफ ऊपर एक पे नीचे, तो बेटा इसमें विजिट करवा के जरूर निकालना पड़ेगा ना ग्राफ को, ऐसे जाएगा। यहाँ के बाद 2 के सामने ऊपर है ग्राफ, तो यहाँ विजिट करवाना पड़ेगा। यहाँ बेटा 4 के सामने नीचे है ग्राफ, तो बेटा फिर नीचे विजिट करवाया होगा, 4 से पहले नीचे लाए होंगे ग्राफ को, और बेटा फिर इसके बाद ऊपर है तो ऊपर ले गए होंगे। तो बेटा इनको ऐसे करके इनको अगर इन सबको मैं ज्वाइन करवा दूँ, इन पॉइंट्स को, कोई ऐसे ज्वाइन मत कर देना बेटा कि पहले ऐसे करके यहाँ से आगे ले जाओ, फिर ऐसे पीछे ले आओ, फिर आगे ले जाओ, भैया वो नहीं चलता है ना, मतलब ऐसे ग्राफ थोड़ी बनता है, ग्राफ तो ऐसे ही चलता है ना कि पहले सारे पॉइंट कवर करता चलता है, वो ऐसे करके एक एक करके, ठीक है। तो ये बेटा इसका ग्राफ हो गया। तो एक बात बताइए मुझे, कम से कम कितने रूट होने ही चाहिए, एक रूट यहाँ पे हो गया, 1 2 3 4, तो कम से कम 4 रूट तो बेटा इसके होंगे ही, कम से कम 4 रूट तो हमारे पास जो है होंगे ही Fx = 0 के। तो शायद आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये हैंडल करते हैं, मतलब इन साथ जो वैल्यूज दी हो ना इसकी, इन सब को मार्क कर दो, जैसे 2 के सामने 5 पे, 4 के सामने -5 पे, और बेटा जो इसका डोमेन हो, डोमेन जैसे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है इसका,
है ना बेटा इसका पोलिनोमियल का, तो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी डोमेन के एंड पॉइंट्स पर या डोमेन जहाँ टूट रहा हो एंड पॉइंट्स पर क्या निकाल लो, वैल्यू निकाल लो। और बेटा f0 निकाल लिया करो, जो कि कॉन्स्टेंट हम सीधे सीधे दी हुई है ना, आराम से आ जाएगी, ये सब खत्म हो जाता है जीरो पे। तो f0 डोमेन के एंड पॉइंट्स और जहाँ वैल्यू दी हो उन सबको मार्क कर दिया करो और बस आपस में से ज्वाइन कर दिया करो, ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो जितनी जगह कट किया उतने रूट तो होंगे ही होंगे। ध्यान रखना कभी ऐसे मत बोलना कि एग्जैक्टली जो है 5 रूट मतलब 4 रूट एग्जैक्टली होंगे। एग्जैक्टली होना बेटा जरूरी नहीं होता, एग्जैक्टली होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि हो सकता है भाई, हो सकता है कि बीच में बीच की वैल्यू जैसे जीरो के सामने नीचे नेगेटिव है, इसके सामने पॉजिटिव है, बीच का हमें कुछ बोला थोड़ी है आगे के बारे में, क्या पता बीच में एक दो जगह और ऐसा नीचे ऊपर हुआ हो। सही बात है बेटा, हमें तो ये पता यहाँ ऊपर है यहाँ नीचे, बीच में चाहे ऐसे कितनी बार भी घूम जाए, लेकिन हाँ कम से कम एक बार तो घूमना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत? तो ये हो गए मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू कितने हो गए भैया? मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स हमारे पास हो गए हैं 4, ये आंसर हो गया। तो समझ के मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स बेटा कैसे निकलते हैं। ठीक है, आगे चलो बेटा, मैं देखिए नेक्स्ट। तो बेटा हम लोग जो है और थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना बेटा। देखिए एक बेटा हमारे पास होता है यहाँ पर जो है उसे हम बोल सकते हैं एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, हम लोग जो है बोल सकते हैं। ठीक है भैया, इसे हम बोल सकते हैं कि एक्स, या क्वेश्चन तो बाद में देख लेंगे। हम लोग अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम की बात करें, जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पर हम लोग एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम की बात करते हैं। चलिए एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, वो था बेटा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ये है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। ये दो ही सिर्फ थ्योरम है कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड, एक्सट्रीम वैल्यू और इंटरमीडिएट वैल्यू। बेटा एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, इफ ए फंक्शन fx is continuous in closed interval x1, x2। ठीक है बेटा, अगर x1, x2 क्लोज्ड इंटरवल में ये जो है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है, देन स्टेटमेंट कई तरीके से आ सकते हैं। या तो ये बोल सकता है कि बेटा देन fx मस्ट हैव ए मैक्सिमम एंड ए मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इन इंटरवल x1, x2। मतलब बेटा ये बोला इसने कि कहीं ना कहीं अगर मेरे पास x1 से x2 में क्लोज इंटरवल में ये जो है कॉन्टिन्यूअस है, जब मान लीजिए बेटा ऐसे करके ये कहीं जा रहा है, ठीक है बेटा, या फिर कहीं ऐसे करके जा रहा है, ठीक है भैया। तो मेरा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, तो अगर ये x इक्वल टू ए पॉइंट हुआ, ये जो है बेटा x इक्वल टू बी पॉइंट हुआ, अच्छा x1, x2 मैंने नाम दिया है, तो मान लीजिए x1 हुआ या x2 हुआ। तो बेटा अगर ग्राफ जो है x1 से x2 तक कॉन्टिन्यूअस है, अगर ग्राफ x1 से x2 तक कॉन्टिन्यूअस है, तो हमारे पास क्या होने वाला है,
इसने तो देखो ये बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा जरूर मिला जहाँ क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, बीच में कहीं मिल रही है। ये एक पॉइंट ऐसा जरूर मिल रहा है जहाँ पर क्या है बेटा, ओवरऑल मिनिमम बना रहा है। ऐसे यहाँ पर ए से बी, x1 से x2 के बीच में ही मिलेगा ना कहीं मैक्सिमम मिनिमम। नहीं बेटा देखो यहाँ पर x1 से x2 के बीच में क्लोज इंटरवल में बोला था बेटा, x1 से x2 के बीच में। तो ओवरऑल मिनिमम पता कहाँ मिलेगा, यहाँ सबसे ऊपर ग्राफ यहाँ नहीं है, सबसे ऊपर ग्राफ इस कोने पे है। तो ये क्या होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और ये क्या हो गई बेटा इसकी मिनिमम वैल्यू। तो मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ग्राफ जो है भैया, अगर कोई भी ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है किसी इंटरवल में, तो बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू वो जरूर देगा, कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर देगा। सही बात है बेटा। या फिर एक दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं और कि भैया इसकी ये एफेक्ट्स जो है कहीं ना कहीं मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में जरूर रहेगा। मतलब इसकी बाउंड्री जो है वो क्लोज्ड इंटरवल में बाउंड्रीज होंगी। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि फिक्स बात होगी कि यहाँ से यहाँ के बीच में ही है ये। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में इन्फिनिटी पहुंच गया, क्लोज्ड इंटरवल में इसकी जो है रेंज आएगी, ये कहना चाह रहा है। ठीक है भैया। तो लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है इसके लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ तो अभी तक देखो, अभी तक मैंने क्या बताया कि अगर ए से बी के बीच में ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है तो बीच में कहीं ना कहीं एक जगह मैक्सिमम वैल्यू भी देगा ए से बी तक ही, और बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा भी देगा जहां पर मिनिमम वैल्यू है। ठीक है भैया। अब देखिए ये कैसे कॉन्टिन्यूटी क्यों जरूरी है इस चीज़ के लिए, वो देखिए। जैसे मान लीजिए बेटा, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई फंक्शन टूटा हुआ हो, जैसे ये है x = a, और बेटा बीच में जो है फंक्शन टूट गया, ये है x = b। ठीक है बेटा, कोई भी ऐसा ग्राफ हो सकता है आराम से। ठीक है भैया। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो है ये ग्राफ है बेटा, ये इस पॉइंट पर टूट गया बीच में। अब मैंने बोला कि देखो ए से बी के बीच में कॉन्टिन्यूअस तो था नहीं फंक्शन, तो अगर मैं आपसे बोलने लगूँ कि बताओ जी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी साहब, तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आप क्या बताओगे, टेंड्स टू इन्फिनिटी बताओगे आप, इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं बता पाओगे ना कभी भी। मिनिमम वैल्यू यहाँ बताओगे, यहाँ ये माइनस इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है, एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं आ सकता ना। सही बात है बेटा। नहीं तो इसका मतलब कि बीच में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं मिल पाई ग्राफ टूटने से, बीच में ऐसे पॉइंट नहीं मिल पाए जहां पर वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम थी। तो भैया इसका मतलब क्या हो गया कि इसलिए कॉन्टिन्यूटी जरूरी थी। जबकि अगर कोई फंक्शन जो है, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि मान लो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, जैसे मान लीजिए डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ से फिर से यहाँ से स्टार्ट हो गया x = a, ये यहाँ फंक्शन टूटा था, टूट के नीचे आ गया, ये x = b। तो देखो या ये एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पर क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और बेटा ये एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ओवरऑल इस इंटरवल में। तो देखो डिसकंटिन्यूअस है ग्राफ बीच में, लेकिन फिर भी मिनिमम भी फिक्स पॉइंट पर मिल गई, मैक्सिमम भी फिक्स पॉइंट पर मिल गई, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सट्रीम वैल्यूज मिल गई हमें, एक्सट्रीम वैल्यूज बोलते हैं ना मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को, ये मिल गई हमें, लेकिन जरूरी नहीं है डिसकंटिन्यूअस होते हुए देखो मिल भी सकती हैं, जैसे इसमें मिली और इसमें हमें नहीं मिली, तो नहीं भी मिल सकती है, क्योंकि देखो मैक्सिमम कहाँ मिल रहा था, ये इन्फिनिटी पे, और ये पॉइंट हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके सामने इन्फिनिटी है। तो कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जहाँ पर हम मैक्सिमम वैल्यू बता सकें। सही बात है भैया, या जहाँ पर मिनिमम वैल्यू बता सकें। तो बेटा मतलब ये है कि अगर ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है तो पक्का होता है कि ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहाँ मैक्सिमम वैल्यू दिया होगा, और कहीं ना कहीं एक मिनिमम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा, कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहाँ पर मिनिमम वैल्यू दिया होगा। जबकि हमारे पास जो है बेटा अगर डिसकंटिन्यूअस हो ग्राफ तो जरूरी नहीं होता, हो सकता है मैक्सिमम या मिनिमम जहाँ वैल्यू दे रहा है वो पॉइंट बीच में एग्जिस्ट किए हो सकता है ना किए हो, जैसे यहाँ एग्जिस्ट करके यहाँ एग्जिस्ट नहीं किए। ठीक है, तो ये होता है मेरे पास बेटा एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। कोई दिक्कत देखिए बेटा, और आगे देखिए तो इसकी जो है उसके लिए कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है, इसकी वैलिडेशन के लिए ग्राफ को कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। तो एक काम करते हैं ना बेटा, यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूँ, यहाँ पर मैं जो हूँ ऐसे लिख देता हूँ, फॉर वैलिडेशन ऑफ दिस थ्योरम,
फॉर वैलिडेशन ऑफ दिस थ्योरम fx must be continuous in closed interval a, b या x1, x2, यहाँ अगर मैंने x1, x2 लिए हुए हैं तो x1, x2। ठीक है भैया, ये मेरे पास हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? चले आगे, तो आगे चलते हैं ना बेटा। मतलब बीच, सीधी बात है, ए से बी में कॉन्टिन्यूअस है तो वो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलता था कि बीच की हर वैल्यू को बाई इक्वल टू के की क्रॉस करता जा रहा है एफ ए से एफ बी के बीच में। और भैया यहाँ क्या बोल रहे हैं हम लोग? यहाँ हम लोग बोल रहे हैं कि भैया बीच में जब ग्राफ ऐसे मुड़ रहा है कहीं भी, तो हमारे पास क्या है भाई, कहीं ए से बी तक ग्राफ कॉन्टिन्यूअस जा रहा है तो बीच में कहीं मैक्सिमम वैल्यू भी लिया होगा और बीच में कोई मिनिमा का पॉइंट भी लिया होगा। बस इतनी सी बात है। कोई ऐसे मत बोलना कि सर हम तो सीधे चले गए तो मैक्सिमम मिनिमा कहाँ है ना। हो सकता है कोई ऐसे बोले कि सर हमने मैक्सिमम मिनिमा बनाए नहीं, हम बहुत होशियार हैं, हम तो ऐसे बनाए। तो बेटा आप जैसी होशियारी इसमें कवर हो चुकी है। देखो इसने बोला था ए और बी के बीच में क्लोज्ड इंटरवल में बोला था इसने कि होंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगी कहीं ना कहीं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगी कहीं ना कहीं इन इंटरवल x1 से x2, क्लोज इंटरवल बोला था। तो बेटा मतलब x1 x2 पे भी तो मिनिमम मैक्सिमम मिल सकती है ना। तो देखो इसमें क्या है, मिनिमम वैल्यू कहाँ रह गई, यहाँ पर, यहाँ ओवरऑल मिनिमम रह गया, यहाँ ओवरऑल मैक्सिमम रह गया। तो पॉइंट मिला ना मैक्सिमम और मिनिमम का, भले ही कॉर्नर वैल्यू ही मिली। सही है बेटा, कोई दिक्कत? तो ये हो गया मेरे पास मिनिमा का पॉइंट और ये हो गया मेरे पास मैक्सिमा का पॉइंट। बस ये यही कहना चाह रहा है बेटा कि अगर ए से बी तक ग्राफ कंटिन्यूअस होता है तो ए से बी के बीच में ही कहीं ना कहीं एक मैक्सिमा का पॉइंट भी मिलेगा, कहीं ना कहीं एक मिनिमा का पॉइंट भी मिलेगा। कॉन्टिन्यूअस है तो, और अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है तो बेटा मिल भी सकता है, नहीं भी, जैसे यहाँ मिल गया और यहाँ नहीं मिला। कोई दिक्कत? आगे चले, आगे चलते हैं बेटा थोड़े से, ठीक है। अच्छा, आपको कुछ ऐसी बातें पता होंगी जैसे कि अगर कोई बेटा ओड डिग्री का पॉलिनोमियल है, मतलब जैसे एफ एक्स इक्वल टू 0, मैंने यहां लिखा इफ एफ एक्स इज एनी ओड डिग्री पॉलिनोमियल, ओड डिग्री पॉलिनोमियल, देन एफ एक्स इक्वल टू 0 मस्ट हैव एट लीस्ट वन रियल रूट। ये शायद आपको ध्यान होगा बेटा, बात ऐसी है जैसे मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस, मान लीजिए ये है वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। अगर कोई भी ओड डिग्री का पॉलिनोमियल होता है तो अगर वो ओड डिग्री जो है, अगर उसका वो हाईएस्ट डिग्री वाला कोफिशिएंट जो है, जैसे मान लीजिए ये है, तो आपको अंदाजा है कि बेटा हमारे पास जो है अगर ए पॉजिटिव हुआ, मतलब अगर हाईएस्ट डिग्री वाला ओड डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ बना रहे हैं, और अगर हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव हुआ तो बेटा नीचे से शुरू होता है ग्राफ और बीच में कहीं भी घूमे या ना घूमे वो ऊपर चला जाता है। ठीक है भैया, वो बीच में कितनी जगह घूमेगा वो डिपेंड करेगा इसकी डिग्री पे। ठीक है, तो मान लीजिए ये ऐसा घूम के आ गया, ये ज़्यादा भी घूम सकता है, हो सकता है ना भी घूमे, तो एक जगह तो कम से कम कट मार के जाएगा ही, मतलब कम से कम एक रूट तो होगा ही। और बेटा यहीं पर ऐसे ही अगर ये पॉजिटिव आ जाए, निगेटिव आ जाए, मान लीजिए हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट अगर ए नेगेटिव है तो भैया क्या होगा, तो ऐसे कुछ समझ लीजिए कि वो ऊपर से नीचे तक हमारे पास जाएगा ही। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है इसमें? तो आप शायद जो है समझ गए होंगे बेटा कि हम, मतलब ये है कि अगर बेटा वो ये हाईएस्ट ओड डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल हो, ये जरूरी नहीं है बेटा ये 5 डिग्री का भी चल जाएगा, ये मैंने शायद पहले भी कभी ना कभी बताया होगा, ये भी 5 डिग्री का भी चल जाएगा, 7 डिग्री का भी चल जाएगा, सभी के लिए ये वैलिड है कि मतलब अगर हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ओड डिग्री वाले केस में, मैं सिर्फ ओड डिग्री पॉलिनोमियल के ग्राफ की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ तो बेटा क्या होता है, ग्राफ नीचे वाले कोने से स्टार्ट होगा माइनस इन्फिनिटी से, और बीच में ऐसे घूम के ऊपर तक इन्फिनिटी तक जरूर जाएगा, चाहे बीच में एक ही जगह कट मारे। और अगर इसका कोफिशिएंट नेगेटिव हुआ हाईएस्ट डिग्री वाले का
तो ऊपर से स्टार्ट होगा इस लेफ्ट अपर कॉर्नर से और कहीं घूम घाम के नीचे राइट बॉटम कॉर्नर पर जरूर जाएगा। ठीक है बेटा, ये फिक्स है। ये हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, ग्राफ नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे जाता है। ओड डिग्री पॉलिनोमियल का फिक्स है, तो बीच में कहीं ना कहीं एक जगह कट तो जरूर मारेगा ना, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, एक्स को कम से कम एक जगह कट मार के तो जाना ही पड़ेगा। तो मतलब कम से कम एक रूट होता ही है, एफ एक्स इक्वल टू 0 का कम से कम एक रूट होता ही है। मतलब ओड डिग्री पॉलिनोमियल अगर एफ एक्स है तो इसका एक रूट होता ही है। कोई दिक्कत है भैया? हाँ, अगर हमें इवन डिग्री पॉलिनोमियल का भी थोड़ा सा मैं अंदाजा आपको दे दूं। इवन डिग्री पॉलिनोमियल जब होता है ना बेटा, नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। मेरे पास अगर यहाँ पर अगर बेटा इवन डिग्री पॉलिनोमियल हुआ, अगर बेटा हमारे पास कहीं भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल हुआ और मैं इसका ग्राफ का थोड़ा अंदाजा लेना चाहूँ, तो भैया अगर मेरे पास जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लूँ मैं, ये तो अगर हमारे पास ए पॉजिटिव है, मतलब हाईएस्ट डिग्री वाला पॉजिटिव है, तो ऊपर से स्टार्ट होगा और घूम घाम के कहीं ऊपर ही चला जाएगा, चाहे एक्स को कितनी जगह भी कट मारे या ना मारे, चाहे हो सकता है कि ऊपर से ऊपर ही ऐसे निकल के चला गया हो। ठीक है, लेकिन लेफ्ट अपर कॉर्नर से स्टार्ट होकर के राइट अपर कॉर्नर तक जाएगा और ऊपर से शुरू होकर ऊपर ही खत्म हो जाएगा, चाहे डिग्री 4 हो 8 हो 6 हो, इवन वाला कुछ भी हो। और बेटा अगर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म का कोफिशिएंट, इवन डिग्री में बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं अभी, इवन डिग्री में बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म वाले टर्म का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो तो क्या होगा, नीचे से स्टार्ट होगा और घूम के नीचे ही जाएगा। चाहे आप ऐसे समझ लीजिए, चाहे बीच में भले ही 2-4 जगह घूमे, लेकिन भैया चाहे हो सकता है कि नीचे से नीचे ही चला गया हो, लेकिन नीचे वाले कॉर्नर से स्टार्ट होगा लेफ्ट वाले और नीचे वाले पे ही वापस चला जाएगा। तो ये इस पर डिपेंड करता है, इसके कोफिशिएंट पे, हाईएस्ट डिग्री वाले कोफिशिएंट पे, और किसी पे भी नहीं। ठीक है, तो पॉजिटिव है या नेगेटिव इस पर डिपेंड करता है किस कोने से ग्राफ स्टार्ट होगा और किस कोने पे फाइनली जाएगा। तो इवन डिग्री का भी आपने अंदाजा ले लिया और ऑड डिग्री का भी ले लिया। ठीक है बेटा, अब हम लोग जो है आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसमें जरूरी नहीं होता कि रूट देखो दूर दूर रह जाए, जैसे एक्स को मिला ही नहीं, जैसे ये वाला ऐसा ग्राफ होता है एक्स को मिला ही नहीं, तो इवन डिग्री के केस में पक्का नहीं होता कि रूट होगा ही, लेकिन हाँ ऑड डिग्री के केस में एक रूट पक्का हो जाता है। देखते हैं बेटा आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा हम लोग जो है एक और जो है वो देखिए, आप एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए। जैसे कई बार क्या होता है हमारे पास कंपोजिट फंक्शन के केस में मैं बात कर रहा हूँ, मैं बेटा कंपोजिट फंक्शन के केस में कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा हूँ फिलहाल। कंपोजिट फंक्शन के केस में बेटा, कंपोजिट फंक्शन के केस में आपको ये वाली आदत होती है कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन इंटरवल ए कोमा बी, या किसी पॉइंट पर बात करते हैं, किसी पॉइंट पर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एफ एक्स और जी एक्स बोथ आर कॉन्टिन्यूअस, एक पॉइंट पर बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, एक पॉइंट पर। इफ दिस बोथ आर कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, देन आपको आदत होती है कि देन एफ ऑफ जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। आपको ये वाली आदत होती है, जो कि गलत है, रॉन्ग है बेटा। हम ये सोचते हैं ना कि एफ और जी दोनों ही कॉन्टिन्यूअस है पर, तो एफ ऑफ जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस हो जाना चाहिए, ये गलत है बेटा। क्यों 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 ऐसा क्यों? देखिए बेटा एफ के अंदर एफ ऑफ जी एक्स में जब एक्स अगर एक्स इक्वल टू ए पर आप चेक कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल टू ए अगर आप चेक कर रहे हैं, तो बेटा क्या होगा, इसके अंदर जब एफ ऑफ जी एक्स के अंदर आप भेजेंगे तो एक्स को जब ए भेजेंगे तो जी के अंदर जा रहा है ए, मतलब जी ए सही चीज़ है क्योंकि जी के अंदर ए जा रहा है। अब बेटा फाइनली एफ के अंदर क्या जा रहा है, एफ के अंदर क्या जा रहा है बेटा, इनपुट जी ए, एक्स को ए पुट किया तो बेटा एफ को किस पर सही होना चाहिए, जी ए पर सही होना चाहिए, क्योंकि एफ के अंदर जी ए जा रहा है, तो अंदर वाले फंक्शन को तो एक्स इक्वल टू ए पर सही होना चाहिए।
क्योंकि इसमें x इक्वल टू ए गया है, और बेटा बाहर वाले फंक्शन के अंदर तो जी ए गया है ना, तो उस पर सही होना चाहिए। क्योंकि f के अंदर ए नहीं गया, इसलिए f को a पर हम कॉन्टिन्यूस देख के क्या करें, f के अंदर तो जी ए गया है, तो जी ए पर सही होना चाहिए। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि fx और gx दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो x इक्वल टू ए पर, तो f ऑफ gx या g ऑफ fx भी कॉन्टिन्यूस हो जाए x इक्वल टू ए पर। सही बात है। तो f के अंदर g ए गया तो f को g ए पर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और g के अंदर a गया तो g को a पर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो इसको मैं एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ उसके बारे में। तो मैं यहाँ क्या लिखवा रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि इफ़ x इक्वल टू जी एक्स, यहाँ मैं लिखता हूँ, एक मिनट रुकिए, इफ जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, if gx is continuous at x equal to a and fx is continuous at x equal to ga, then f of gx is continuous at x equal to a। बात समझ में आ गई बेटा यहाँ पे कि हमारे पास जो है हमारे पास जो है कि g और f(x) दो फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन के बारे में बताना है। तो जो अंदर वाला फंक्शन है उसे x इक्वल टू a पर सही होना चाहिए, और जो बेटा बाहर वाला फंक्शन है उसे g पर सही होना चाहिए, अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू पर सही होना चाहिए। तो ओवरऑल वो x इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इसका ध्यान रखें कि जल्दबाजी ना करें। प्रीवियस स्टेटमेंट मैंने बता दिया है कि किसे रॉन्ग बोलना है, किसे इनमें से सही बोलना है बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ fx इक्वल टू सिग्नम x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2k माइनस 1 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, इसने बोला इज डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, देन फाइंड के। बेटा एक बात बताइए, मेरे पास एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है इधर वाला, ठीक है। अच्छा, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव दिख रहा है मुझे, ये फंक्शन जो है मेरे पास, देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। देखिए यहाँ पर जो है मेरे पास ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एफ एक्स इक्वल टू, मैं मान लूँ कि यहाँ जी एक्स इंटू एच एक्स, मान लीजिए ये लिखा हुआ है। ये तो बेटा ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका डी वगैरह आप चेक करेंगे, डी लेस देन 0 है, ए पॉजिटिव है। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन हुआ, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ये एच एक्स तो क्या है बेटा, ये एच एक्स तो क्या है कि ऑलवेज जो है पॉजिटिव वैल्यू हमें दे रहा है। अब बात करते हैं जी एक्स की, तो इसमें तो कोई गड़बड़ हो नहीं सकती। अब हाँ, अगर कहीं पर ये वाला जो फंक्शन है, कहीं पर ये वाला जो फंक्शन है वो कहीं टूट जाए तो ओवरऑल फंक्शन टूट सकता है। क्योंकि ये टूटा, लेफ्ट में अलग वैल्यू, राइट में अलग वैल्यू, एफ पे अलग वैल्यू और इनटू में एक पॉजिटिव वैल्यू, तो बेटा बोल ओवरऑल फंक्शन बेकार हो जाएगा, ओवरऑल फंक्शन जो है ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि ये तो देख आपको दिख रहा है ना साफ साफ, ये तो कहीं गड़बड़ कर ही नहीं सकता ये फंक्शन, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो सिर्फ ये वाला गड़बड़ कर सकता है। तो ये जहाँ टूट गया तो ओवरऑल वहाँ पर टूटने का खतरा हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जी एक्स मस्ट हैव 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सही बात है बेटा, जी एक्स को 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए, तो ओवरऑल 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी रह जाएगा। बेटा एक बात बताएं, सिग्नम जो है, जैसे सिग्नम है, सिग्नम के अंदर मैं कुछ भी लिख दूँ, ठीक है भैया, सिग्नम के अंदर मान लीजिए मैंने लिख दिया पी, तो ये बताइए मुझे ये कहाँ टूटेगा। सिग्नम कहाँ टूटता है, जहाँ सिग्नम के अंदर वाला क्या हो रहा हो भैया, 0 हो रहा हो, आपको पता है। क्योंकि देखिए ये जो है कंटिन्यूअस वैल्यू देगा ना,
तो बेटा जैसे मान लीजिए सिग्नम के अंदर 0 हो गया, तो 0 पर 0 देता है, 0 के आगे इधर राइट में अलग देगा, लेफ्ट में अलग देगा। सही बात है, x इक्वल टू 0 पर ये सिग्नम टूट जाता है, y इक्वल टू सिग्नम x की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिग्नम था, ये फंक्शन तो भैया सिग्नम जी एक्स जिसे हमने बोला था वो तो सिग्नम फंक्शन था, और सिग्नम एक जगह को एक जगह तोड़ना है, मतलब सिग्नम की वैल्यू एक जगह के अंदर वाली वैल्यू एक जगह क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि लेफ्ट में पॉजिटिव हो राइट में पॉजिटिव हो, और क्या हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि मान लो 0 हो जाए, लेफ्ट में ही पॉजिटिव रहे राइट में भी, तो ऐसे एक वैल्यू हटकर 0 पे आ जाए। सही है बेटा, कि लेफ्ट में भी अगर पॉजिटिव वैल्यू दे, राइट में भी, बस बीच में एक जगह 0 हो जाए सिग्नम के अंदर वाला, तो वहां पर 0 दे देगा, लेफ्ट में राइट में पॉजिटिव दे 1 दे देगा। तो मतलब एक जगह अगर तोड़ना है तो भैया चाहे बाकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी दे, इसको सिर्फ एक जगह पे 0 हो जाना चाहिए। सही है, तो इसे अगर एक जगह पर 0 हो जाना चाहिए, तो मैं नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूं कि मीन्स इफ we need to make discontinuous सिग्नम के अंदर वाला कौन है भैया, एक्स स्क्वायर और क्या था वो -6x प्लस 2k -1 -6x प्लस 2k -1 at 1 point, then quadratic this must be 0 at 1 point। और बेटा क्वाड्रेटिक एक जगह पर 0 कब होती है, जब वो मतलब एक जगह पे 0 होनी चाहिए, मतलब एक ही रूट होना चाहिए, एक ही रूट है मतलब ग्राफ टच होना चाहिए, ऐसे तो रूट इक्वल हो जाते हैं ना, एक ही रूट आता है क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक को एक ही जगह 0 करना था, मतलब इस क्वाड्रेटिक को के रूट एक ही होना चाहिए, तो एक ही रूट होना चाहिए मतलब इक्वल रूट हो जाने चाहिए, मतलब इसका डी क्या हो जाना चाहिए भैया, इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। इसकी कंडीशन तो ये है एक जगह 0 होने की, मतलब एक रूट होने की। तो 36 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac में कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसा आ गया। यहाँ से हो गया मेरे पास 9 माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा k इक्वल टू यहाँ से हो गया हमारे पास 5, ये हमारे पास आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है भैया, चलें अब आगे देखिए। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, लेट स्टार मार्क कर लेना बेटा, बड़ा सही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। लेट f 1 to 10 से q का मतलब होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, मैं साइड में लिख देता हूं, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, अच्छा अब आगे है बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, बी ए continuous function and f1 equal to 10, then f10 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। बेटा एक बात बताएं आप मुझे कि जब हमारे पास बेटा जब हमारे पास यहाँ पर जो है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, 1 से 10 इनपुट देने पर मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये है मेरे पास x इक्वल टू 1, ये है बेटा मान लीजिए मेरे पास x इक्वल टू 10। तो मुझे एक बात बताएं बेटा, f1 दिया इसने 10, ठीक है, 1 के सामने मैंने 10 पे टिक मार दिया, 10 मार्क कर दिया। अब यहाँ पर जो है मेरे पास 2 ऑप्शन है, यहाँ पर मेरे पास जो है 2 ऑप्शन है। देखिए ये जो है यहाँ पर अगर मेरे पास बेटा या तो ग्राफ ऐसे ऊपर को चला होगा या फिर ग्राफ आगे को नीचे को चला होगा और या फिर ग्राफ सीधा चला होगा, तीन ही ऑप्शन। ग्राफ यहाँ से 1 से 10 तक ले जाने के, फंक्शन क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है 1 से 10 तक, ठीक है। एक बात बताएं, तीनों केस को ऑब्जर्व करते हैं, या तो ग्राफ ऐसे चला होगा या सीधे चला होगा या नीचे को मुड़ के तब ऐसे आगे को गया होगा। बेटा हम जानते हैं ये एजम्पशन आपको लेना कंपलसरी है। जैसे मान लीजिए ये नंबर लाइन है, ये वैल्यू है एक रैशनल,
इसके जस्ट तो बेटा जीरो से इन्फिनिटी में या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में जब मैं वैल्यू देखता हूँ तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में कितनी रियल नंबर्स होते हैं? इन्फिनाइट। इनमें से कितने रैशनल होते हैं और कितने इरैशनल होते हैं? हम मान के चलते हैं आधे इरैशनल हैं और आधे रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए दूसरी बात, हम ये मान के चलते हैं कि रैशनल एंड irrational numbers, rational and irrational numbers are in alternate way, in any interval। मतलब किसी भी इंटरवल में रैशनल और इरैशनल अल्टरनेट पे आते हैं। जैसे मान लीजिए रैशनल हो गया जीरो, तो जीरो के अगला नंबर जो आया होगा ना वो रहा होगा बेटा इरैशनल, भले हम उसको लिख नहीं पा रहे 0.000 समथिंग। उसके बाद वाला क्या रहा होगा? फिर नेक्स्ट वाला रहा होगा रैशनल, फिर नेक्स्ट वाला इरैशनल, फिर नेक्स्ट वाला रैशनल। तो इस तरह रैशनल और इरैशनल नंबर्स जो हैं वो भैया कैसे होने चाहिए? वो अल्टरनेट में होने चाहिए, मतलब अल्टरनेट में होते ही हैं। ये हमारा जनरल एग्जम्पशन है मैथ्स में। ठीक है, ये हमेशा वैलिड होगा। या जीरो से पहले जीरो रैशनल था, उससे पहले इरैशनल, उससे पहले रैशनल। तो ये आप जनरल एग्जम्पशन लेट करके चला करें। तो आप एक बात बताएं, इसने बोला था कि बेटा कोडोमेन क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। मुझे एक बात बताएं बेटा कि रैशनल नंबर्स कैसे हो सकता है? बेटा रैशनल नंबर है तो इरैशनल रेंज में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रेंज तो कोडोमेन के अंदर से ही उठ के आती है। और रेंज अगर कोडोमेन के अंदर से उठ के आती है तो इसका मतलब रेंज जो है, इसका मतलब ये हुआ कि रेंज जो है उसमें सिर्फ रैशनल वैल्यूज आएंगी, रेंज में सिर्फ रैशनल वैल्यूज आएंगी, रैशनल वैल्यूज ओनली। और अगर यहाँ पर रेंज में रैशनल वैल्यूज हमारे पास आएंगी तो बेटा जरा देखिए और आगे, अगर मान लीजिए ये 10 है, मैं अगर ग्राफ ऊपर को चलाया होता आगे जाने के लिए, तो 10 के जस्ट ऊपर जब ग्राफ निकला तो बेटा 10 तो क्या है? रैशनल। इसके ऊपर क्या नंबर आएगा? इरैशनल, चूंकि अल्टरनेट में चलते हैं। इसके बाद फिर से रैशनल। तो बेटा एक बात बताइए आप, अगर ग्राफ यहाँ से 1 के सामने तो 10 है, 1 से शुरू होकर ऊपर को तिरछा गया होता तो 10 के जस्ट ऊपर वाली वैल्यू इरैशनल मिलेगी, जबकि इरैशनल तो रेंज में हो ही नहीं सकता क्योंकि कोडोमेन में ही नहीं है इरैशनल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला जो ग्राफ था वो कैंसिल हो गया, ऊपर वाला जो ग्राफ था वो कैंसिल हो गया। अब मैं किस पे चलूँगा? नीचे वाले पर। मान लीजिए हम नीचे की तरफ हो गए तो बेटा 10 के जस्ट नीचे आए तो 10 क्या है? रैशनल। तो 10 के जस्ट नीचे क्या वैल्यू मिलेगी? इरैशनल। और इरैशनल तो रेंज में हो ही नहीं सकता, हमने देखा था कोडोमेन में ही इरैशनल नहीं है, तो रेंज में कैसे आएगा? तो इसको भी हमने क्या कर दिया बेटा? कैंसिल। कोई दिक्कत है इसमें? कैंसिल हो गए बेटा। अब आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए अब मैंने देखा कि अगर हम लोग सीधे जा रहे हैं, अगर हम लोग देखो ऊपर का ऑप्शन खत्म, नीचे का ऑप्शन खत्म। हाँ, अगर हम ग्राफ को सीधा ले चलते हैं ऐसे तो 10 के सामने सामने ही रहेगा और 10 क्या है? रैशनल। तो हमेशा रेंज रैशनल में ही रहेगी और वही वैलिड भी है, क्योंकि कोडोमेन रैशनल है तो रेंज भी रैशनल में ही रहनी चाहिए थी। इसका मतलब कौन सा ग्राफ वैलिड हुआ भैया? इसका मतलब कौन सा ग्राफ वैलिड हुआ हमारे पास? रैशनल वाला। इसका मतलब ये वाला जो सीधा जा रहा है ये ग्राफ वैलिड हुआ, ये तो ये ग्राफ वैलिड है। मतलब ये ग्राफ वैलिड है, मतलब फंक्शन क्या हो गया? कांस्टेंट फंक्शन हो गया, 10 के सामने चलता जा रहा है। इसका मतलब फंक्शन हो गया f(x = 10), कांस्टेंट फंक्शन है इसका मतलब, कांस्टेंट फंक्शन है इसका मतलब। तो बेटा सीधे चलेंगे, इसने बोला था f10 तो 10 के सामने भी यही रहेगा 10 पे, तो f10 = 10, f10 = 10। तो बेटा देखिए हर क्वेश्चन में हमें कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है। ये यहाँ क्वेश्चन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये, अगर मान लीजिए कई बार बच्चे क्या करते हैं, यार चलो एक क्वेश्चन छोड़ दो यार ये समझ में नहीं आ रहा, नहीं बेटा यहाँ क्वेश्चन में हमें एक कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है। ये कॉन्सेप्ट पता नहीं कहाँ यूज हो जाए कि रैशनल इरैशनल क्या होते हैं? अल्टरनेट में होते हैं। सही बात है भैया, तो इस चीज़ का जो है ध्यान रखें, है ना। अब हम लोग और आगे चलें, लास्ट क्वेश्चन हम लोग सोच रहे हैं करने का। बेटा एक होता है हमारे पास यहाँ पर
सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी, सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी। ठीक है भैया, सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी ऐसा होता है बेटा कि ए फंक्शन which is continuous only at one point but defined everywhere at nearest points, then function represents single point continuity। ठीक है भैया, तो देखिए कि इसमें हम कैसे समझेंगे। डिफाइन होना चाहिए हर जगह पे फंक्शन, और बेटा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए सिर्फ एक जगह पे फंक्शन। सही है, तो देखिए इसमें क्या करना है बेटा। हमारे पास जो है ये कब होता है, जब आपको ध्यान रखना ये सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तब आता है जब रैशनल इर्रैशनल में हमें डिवाइड किया गया हो। जैसे आपने अगर कहीं हो सकता है क्वेश्चन शायद फंक्शन में भी एक दो जगह दिया हुआ था, मैंने बोल दिया था कि बाद में पढ़ेंगे। तो बेटा ये कुछ इस तरह का केस है, जैसे मान लीजिए एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा। मैंने लिया f(x) इक्वल टू x एंड 0 इफ x इज रैशनल एंड इफ x इज नॉट रैशनल, या बोल सकते हैं इर्रैशनल। ठीक है भैया, तो अब देखते हैं इसका ग्राफ, देखते हैं इसका ग्राफ देखो पहले, तब आपको जो है समझ में आएगा। तो अगर बेटा आपने इसका ग्राफ देखा, अगर आपने इसका ग्राफ देखा बेटा, तो देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा। मान लीजिए ये हो गया x एक्सिस, मान लीजिए ये हो गया y एक्सिस। तो बेटा ये जो है मेरे पास x y इक्वल टू x कहाँ जाता है, यहाँ पे ये होता है ना y इक्वल टू x, इस पर ही पहुँचना पड़ेगा ना बेटा बार बार। इसने बोला है रैशनल के सामने y इक्वल टू x का ग्राफ बनाना है, और बेटा इर्रैशनल के सामने किसका ग्राफ बनाना है, 0 का। तो 0 तो यही हो गया, खैर यही वाली लाइन हो गई। अच्छा, अब बेटा हम ग्राफ बनाने के लिए चल दिए, अब हम लोग जो है ग्राफ बनाने के लिए चल दिए। तो बेटा यहाँ ऐसे देखिए आप, जैसे कौन सा कलर लूँ, ये कलर ले लेते हैं। जैसे हम लोग ग्राफ बनाने के लिए बेटा यहाँ चल दिए, तो देखो जब मैं यहाँ मान ली 0 से मैंने ग्राफ बनाना शुरू किया, तो x इक्वल टू 0 के सामने अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो 0 पर क्या आएंगे, x इक्वल टू 0 क्या है, रैशनल में आता है। तो ये वाला कवर हो, तो ये वाली लीफ बनानी है, तो x रैशनल है, 0 x इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू रैशनल। तो बेटा ग्राफ क्या बना, ये वाला y इक्वल टू x पे रहेंगे, इस लाइन के ऊपर रहना है हमें, यहाँ पर रहना है हमें। ठीक है बेटा, मोटा बना देता हूँ, यहाँ रहना है हमें। ठीक है, अब और नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा। अगर इसके जस्ट राइट साइड में मैंने ग्राफ बनाया, तो जस्ट राइट में बेटा ये 0 क्या था, रैशनल, 0 के जस्ट आगे क्या आएगा, इर्रैशनल। तो जस्ट नेक्स्ट जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो क्या आने वाला है, इर्रैशनल। इर्रैशनल कहाँ बनेगा, y इक्वल टू 0 पर, f(x) इक्वल टू 0 पर, मतलब x एक्सिस पर। तो ये यहीं पर बन गया। इसके बाद क्या होगा बेटा नंबर, इसके बाद हमारा क्या नंबर रहा होगा भाई, ये इर्रैशनल था, जैसे ये रैशनल बना, उसके बाद क्या आएगा, इर्रैशनल, उसके बाद क्या आएगा, रैशनल। तो बेटा इसके आगे भाई ये रैशनल पे y इक्वल टू x पे रह गए, इर्रैशनल पर x एक्सिस पर रह गए। उसके बाद फिर से रैशनल आया होगा, तो रैशनल आया होगा, फिर से y इक्वल टू x पर पहुंचे, तो नेक्स्ट पॉइंट के सामने जो है हमें कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा बेटा, इस पर y इक्वल टू x पर, इस पॉइंट के सामने। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या होगा हमारे पास, फिर से अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट को बनाता हूं तो नेक्स्ट पॉइंट कहाँ आएगा भाई, ये रैशनल के सामने ऊपर पहुंच गए, अगला पॉइंट फिर से रैशनल आया होगा, क्योंकि मैंने बोला है कि रैशनल और इर्रैशनल अल्टरनेट वे में चलते हैं। तो इर्रैशनल पे कहाँ जाना, 0 पर, तो यहाँ रह गए। अगला पॉइंट फिर से रैशनल, तो अगला पॉइंट में फिर से जाना y इक्वल टू x पे, अगले पॉइंट के सामने, इसके सामने। फिर से नेक्स्ट पॉइंट पर क्या रहेगा, 0 पर, क्योंकि रैशनल था, फिर से एक रैशनल था, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचे y इक्वल टू x पर। तो ऐसे अल्टरनेट में एक ऊपर एक पॉइंट नीचे, एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे चलता जाएगा। बेटा अगर मैं यहाँ लेफ्ट की बात करूँ तो सेम केस है, इर्रैशनल भाई x इक्वल टू 0 रैशनल है, उससे पहले इर्रैशनल होगा, तो इर्रैशनल पे कहाँ पहुँचेंगे हम लोग, यहीं पर रहेंगे। इर्रैशनल पर 0 पे ही रहना था, ये इसने बोला था, ये यहाँ पर। उससे पहले रैशनल होगा तो y इक्वल टू x पे पहुँच गए, रैशनल के सामने।
उससे पहले इरेशनल होगा तो बेटा फिर से हम यहीं रह गए 0 पर, उससे पहले रैशनल होगा तो फिर हम y इक्वल टू एक्स पे पहुंच गए। तो ऐसे अल्टरनेट में एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे हम चलते जाएंगे बेटा, ठीक है। अच्छा, अब और बात को देखिए कि भैया हमारे पास जो है ये जहाँ खाली जगह है ना, यहाँ खाली जगह रह गई, जहाँ मार्क नहीं किया उसके सामने नीचे पॉइंट आ गया। अब देखिए ध्यान से कि कितनी जगह ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है। बेटा मुझे सिर्फ एक पॉइंट दिख रहा है कॉन्टिन्यूअस है, जहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, देखो ये जैसे एक ये पॉइंट और ये पॉइंट, तीनों पॉइंट लगे हुए हो गए ना, कनेक्टेड हो गए, एक देखो चिपके हुए हैं तीनों पॉइंट। तो बेटा ये हो x इक्वल टू 0 पर, ये तो हो गया f0, ये क्या हो गया भैया लेफ्ट हैंड लिमिट, जस्ट लेफ्ट में वैल्यू, और ये क्या हो गया भैया राइट हैंड लिमिट, जस्ट राइट साइड में वैल्यू। इसका मतलब एट x इक्वल टू 0 LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। बेटा एक बात बताना, आगे तो हर जगह टूटा हुआ है, देखो लेफ्ट साइड यहाँ, राइट साइड यहाँ, फिर अगली पॉइंट यहाँ, अगला पॉइंट यहाँ, तो आगे कहीं भी कनेक्टेड 3 पॉइंट हमें नहीं मिल पाए। तो बेटा कनेक्टेड 3 पॉइंट मिलने चाहिए ना, कि एक बीच वाला f0 मतलब fx fa, एक लेफ्ट वाले को LHL बोलेंगे, राइट वाले को RHL बोलेंगे, तो कहीं भी कॉन्टिन्यूसली कुछ पॉइंट्स हमें नहीं मिल पाए। इसका मतलब ग्राफ सिर्फ x इक्वल टू 0 पर ही कॉन्टिन्यूअस रह गया। तो इसका मतलब इसने क्या रिप्रेजेंट की, सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी, एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफाइन हर जगह है, लेकिन डिफाइन हर जगह है। देखो x की हर वैल्यू पे इसकी वैल्यू मिल रही है, कहीं ऊपर जाके कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे, लेकिन x की हर इनपुट देने पर वैल्यू मिल रही है, इधर भी और इधर भी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ क्या लिख दूंगा भैया कि दिस रिप्रेजेंट्स सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? ऐसे बेटा बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे यहाँ और यहाँ बन रहा था, कुछ हो सकता है ऊपर और नीचे ऐसे करके बने, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे बने, ऐसे भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, है ना बेटा। जैसे मान लीजिए मैं ले लूँ, मैं वैसे लिख देता हूँ, आप घर पे ग्राफ बना के देखना। जैसे मान लीजिए बेटा ऐसे भी तो हो सकता है ना कि कहीं पर मुझसे बोला गया कि भैया fx इक्वल टू x और माइनस x ऐसे दे दिया, बस अलग अलग देने से मतलब है, लेकिन सही है, बीच में कहीं एक जगह जाकर मिल जाए, y इक्वल टू x, y इक्वल टू माइनस x ऐसे मिलते भी तो है कहीं ना कहीं जा करके। तो इफ़ x इज रैशनल, और मान लीजिए इफ़ x इज इरेशनल, रैशनल क्यू मतलब है ना, और बेटा इरेशनल मतलब क्यू नहीं है। इसको आप बना के देख सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि fx इक्वल टू मान लीजिए मैंने बना दिया बेटा 1 माइनस एक्स, मान लीजिए मैंने बना दिया बेटा 1 प्लस एक्स, ये हो गया। कहीं भी x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू r, बस 2 लाइन होनी चाहिए, एक ये लाइन और एक लाइन होनी चाहिए। ये भी तो देखो ये लाइन है, ये लाइन है, लाइन होनी चाहिए और बीच में कहीं आपस में से इंटरसेक्ट करके जानी चाहिए। तो हम ये फंक्शन समझ लेते हैं कि ये x बिलोंग्स टू सॉरी क्यू है, क्यू रैशनल इरेशनल पे डिफाइंड हो, अलग अलग लीफ, और वो लाइन हो सीधे सीधे। तो ऐसे होती है ना, वो अक्सर ऐसे एक लाइन होती है, तो बीच में जहाँ मिलती हैं वहाँ तो 3 पॉइंट लगातार हो जाते हैं, और भैया बाकी हर जगह क्या हो जाता है, वो दूर दूर हो जाते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। तो 2 लाइन होनी चाहिए, एक लीफ ये दोनों लीफ एक लाइन होनी चाहिए बस, ठीक है भैया। तो हम इस तरह समझ सकते हैं। कुछ और भी आ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइन ही आएंगी, लेकिन लाइन जनरली आती हैं। मान लो एक क्वाड्रेटिक आ गया ऐसे, एक मान लो लाइन आ गई ऐसे, तो देखो तो ये भी तो हो सकता है, एक बार इस पे डिफाइन हो, एक बार इस पे, एक बार इस पे, एक बार इस पे, तो यहाँ तो मिल जाएंगे 3 पॉइंट, यहाँ भी 3 पॉइंट मिल जाएंगे बेटा। यहाँ पे सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी बोलेंगे, जो कि यहाँ से पहले ये देखो ये अपने आप में सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी का वाला एक पॉइंट है, यहाँ पे सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी का ये एक पॉइंट है, बाकी तो ऊपर नीचे होकर डिसकंटिन्यूअस रहेंगे। तो एक पॉइंट पर या फिर 2 पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो, मतलब मेरा मतलब है कि लिमिटेड पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस हो। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट इधर मिल गया, दूर दूर मतलब लगातार 2-3 पॉइंट पर कंटिन्यूअस ना हो। एक मान लो x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस हुआ, बाकी हर जगह टूटा हुआ है, x इक्वल टू -1 पर कंटिन्यूअस हुआ, बाकी जगह हर जगह टूटा हुआ है, तो इसे भी हम सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी में ही काउंट करते हैं। सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी का मतलब है कि बस 3 पॉइंट लगातार मिलने चाहिए, तो सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी है। वो 2 जगह ऐसा हो, 3 जगह ऐसा हो, चल जाएगा, ठीक है भैया। तो कोई दिक्कत है, मतलब डिफाइंड हर जगह हो फंक्शन, लेकिन कंटिन्यूअस एक ही जगह पर हो, एक पॉइंट पर हो, तो उसे हम बोलते हैं सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी, ठीक है बेटा। कोई भी फंक्शन मल्टीपल जगह सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी दिखा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो बेटा हम लोग जो है यहाँ पर हमारी कंटिन्यूटी का जो है बेटा मैक्सिमम पोर्शन खत्म हो जाता
सही है भैया। यहाँ पर हमारी कॉन्टिन्यूटी के जो है ये सारे पोर्शन मतलब कॉन्टिन्यूटी वाला पोर्शन खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी बेटा पढ़ेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो ध्यान रखें, कॉन्टिन्यूटी को अच्छे से लगाते रहें। संडे टेस्ट है बेटा कॉन्टिन्यूटी का, ठीक है, तो उसको अच्छे से दें आप। सही है, कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछते रहें। तो कॉन्टिन्यूटी का जो हम लोग डिस्कशन रखेंगे बेटा वो मंडे वगैरह कहीं रख लेंगे, ठीक है, मंडे या ट्यूसडे में डिस्कशन रख लेंगे। आप तसल्ली से कॉन्टिन्यूटी की सारी एक्सरसाइज मॉड्यूल में लगा लें बेटा। अगर ज़्यादा भी नहीं, 2 भी नहीं, तो कम से कम 1 कंप्लीट कर लेना। एक्सरसाइज 1 कॉन्टिन्यूटी, ये आपका होमवर्क हो गया आज। एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 1 कॉन्टिन्यूटी एक्सरसाइज 1 में जो कॉन्टिन्यूटी वाली स्पेशल डीपीपीज हैं वो सब लगानी है। ये आपका बेटा होमवर्क हो गया आज, ठीक है, थैंक यू। दूसरी बात ये है, मुझे लिमिट में आप लोग बहुत ढीले दिखे ना। तो आपने असाइनमेंट कंप्लीट किया था पिछले बार जब मैंने जो है ये लाइव मीटिंग ली है, कल डिस्कशन लिख किया है ना। तो आपने सारी स्पेशल डीपीपी, कम से कम यार स्पेशल डीपीपीज तो सारी कर लिया करो। और आपको ना मतलब मुझे ऐसा लगा कई सारे बच्चों को एकदम हिले हुए कॉन्सेप्ट दिखे। लिमिट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जो नहीं पूछने चाहिए थे। तो इसका मतलब, और लिमिट नहीं आएगी तो कॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी। तो आप लिमिट और कॉन्टिन्यूटी का बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करो। 2-4 दिन लगातार दो उसको। बाकी सब्जेक्ट को बाद में लगातार टाइम दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा 2-4 दिन लगातार दो लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी को, वरना डिफरेंशिएबिलिटी समझ में नहीं आएगी। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी बेटा जान है इस पूरे जो है मतलब कैलकुलस का, ध्यान रखना, ठीक है। उधर फंक्शन और इधर एलसीडी को सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ते रहें वरना समझ में नहीं आएगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन तब कर पाएंगे जब 2-3 बार रिवीजन कर देंगे क्लास नोट्स का, मॉड्यूल्स का, ठीक है बेटा। तो पढ़ते रहें।